नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिर्फ अपने काम की बातें करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सीधा कुछ प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे होंगे या एक्सेलरेट कर रहे होंगे अराउंड न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल, या कहीं भी एक्सेलरेट करते हुए पार्टिकल दिख गए, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ऐसा रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंकता जा रहा है, तो क्या होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ये अपनी एनर्जी लूज करते 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 सेंटर में गिर जाना चाहिए था। इस हिसाब से तो कोई एटम ही एग्जिस्ट ना करता, लेकिन एटम तो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनकी थ्योरी में दिक्कत थी। कौन आया था रदरफोर्ड के बाद एटॉमिक मॉडल में? बोहर आए थे। उन्होंने बताया कि ऐसा होता ही नहीं, कुछ शेल्स ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है। और उन्होंने बताया, उन्होंने एक आइडिया यूज किया मैक्स प्लैंक का, विच इज एनर्जी आज तक जो हम सोचते थे कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कि कितनी भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वो सही नहीं है बात। एनर्जी एग्जिस्ट इन पैकेट फॉर्म। सुनी हुई ऐसी ऐसी बात है ना, केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा तुम लोगों को कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वो आइडिया इन्होंने मान के फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी। और तब तक ये आइडिया भी आ चुका था कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। उस आइडिया को यूज करके थोड़ा मॉडिफाई किया। फिर से इसमें काफी सारी दिक्कतें थी मॉडल में, बोर्स मॉडल में। तो इन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, इन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स। पढ़ा था ऐसा केमिस्ट्री में? कुछ ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जो कि गलत है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इसको डिस्कार्ड कर दिया बात को। हो ही नहीं सकता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी बता ही नहीं सकते तुम फिक्स्ड, लेकिन बोहर्स मॉडल में तो दोनों साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। एक चीज बताओगे, दूसरी चीज गायब हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं बताना है पेन कहां पे एक मूवमेंट में, बता पाओगे? लेकिन तुम्हें डायरेक्शन तो पता नहीं कहां जा रहा है। और अगर मैं तुम्हें अब पूछूं बता सकते हो पेन कहां है, तुमने बता दिया ये रहा, बताना है नेक्स्ट मूवमेंट पे मैं इसे कहां लेके जाऊंगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, नहीं बता सकते ना। ऐसा ही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो की बात गलत प्रूव हो, मतलब जो की बात मैच नहीं कर रही थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल से। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एज्यूम किया था सारी चीजें पता हमें फिक्स्ड। पढ़ाएंगे जब सेकंड सेमेस्टर में हम पहुंच जाएंगे ना, हमारे पास भी है। दीज आर नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, and does not require any medium to travel, does not require any medium to travel। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में चल रही है वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर है। तो कुछ ऐसी सी वेव्स होती हैं, चल आगे रही है लेकिन वाइब्रेशन ऊपर नीचे है। तुमने शायद इसका डायग्राम भी देखा ही होगा, जो कि पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में, कुछ इस तरीके से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में चल रही है वेव। अच्छा, आज के बाद ना ये बात हमें ध्यान भी रखनी होगी बेटे, अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें काम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कुछ ऐसे लिखा जाता है ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू सी कैप। मतलब अपनी फिंगर्स रखो ई की तरफ, रख दी, घुमानी है बी की तरफ। बी कहां है? बाहर। तो थर्ड डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब जहां चल रही है ये वेव। याद रहेगा, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। और अगर कोई पूछ ले कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, पता है? C इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर, इतनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं। अगर कभी कोई मीडियम की बात कर ले तो मीडियम में भी हम बता सकते हैं C, V इक्वल टू C बाय N। इसका ऐसा भी एक फॉर्मूला होता है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, C डिवाइड बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर।
रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार लिखवा देता हूं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल एग्जाम ही फोकस है हमारा। मैक्सवेल्स इक्वेशंस सबसे पहली होती है गॉस लॉ, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी होती है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, आज ही लिखवाया, B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। तीसरी होती है E डॉट डी एल फेराडेज लॉ से, विच इज माइनस डी फाई बाय डी टी। यहां पे फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स। और लास्ट इक्वेशन आती है एम्पियर सर्किटल लॉ से, विच इज B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, कन्वेंशनल करंट जो आज तक हम यूज करते थे, जो कि वायर में मूव कर रही है इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो वाली करंट जिसको आज तक हम लिखते थे डी क्यू बाई डी टी। और एक न्यू तरह की करंट भी आती है यहां पे, आई डी, नाम याद है? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। भाई बहुत छोटा सा ये भी चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से समझ लेना। और कुछ पूछना है तो बीच में रोक लिया करो, मैराथन नहीं है कि मेरे को भागना है। यहां पे आई डी हम बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइड बाय डी टी। दिस टाइम दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़े कम चांसेस है इसके आने के, बट अगर आ जाता है तो। और अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि डिफाइन करो डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, तो कैसे बताएंगे? यहां से क्या दिख रहा है? डी फाई बाई डी टी से। कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो, मतलब मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3t की पावर 4, तो बताना जरा इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी। अगर इसकी रेडियस दे रखी है 2 मीटर, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, लेकिन कितनी ये बताना, इससे पास होती हुई डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमने फॉर्मूला देखा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। फाई का फॉर्मूला बताओ कोई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना? परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो एंगल कितना हुआ? 0। क्या देख के बता सकते हो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, विच इज पाई 2 का स्क्वायर। डी फाई मतलब डी बाय डी टी, क्या बचा डिफरेंशिएशन करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड बची है ना। क्या आएगी डिफरेंशिएशन? 3t की पावर 4 की, तो आई डी आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मेरे ख्याल से यहां से बनना चाहिए 12 t की पावर 3। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साथ में लेटर से जे कैप। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि ये जो हमारे पास x आ रहा है, जिसके आगे माइनस साइन लगा है, ये x हमें बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में चल रही है। हमें पता लग गया कि वेव चल रही है, या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कहां है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये x हमें बताता है किस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जे हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे माइनस साइन शो करता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। उल्टा है यहां पे, अगर यहां पे कभी माइनस लगा हुआ तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर कभी पॉजिटिव लगा हुआ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। जरा सोच के बताना, उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी? हाँ, यहां पे बताते हैं बेटा, अभी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। मुझे बता सकते हो, अगर चल रही है वेव एक्स की तरफ, अगर वेव चल रही है एक्स की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? जेड एक्सिस की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जे से वाई से जेड करोगे तो एक्स आता है।
तो ये हो गया। यहां पे याद रखेंगे जो ओमेगा है दिस इज 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई म्यू। तो अगर हमें कभी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल दिया निकाल देंगे। अगर हमसे पूछा गया ये k के बारे में तो ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर हमसे कभी वेवलेंथ पूछ ली गई तो हम ये निकाल देंगे वेवलेंथ भी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया गया ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड्स दे रखे इसके अंदर भी कोई रिलेशन है, हाँ, C इज इक्वल टू ई नोट बाय बी नोट। आज के बाद हमसे पूछा गया कि बताना जरा अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बता दो, बता देंगे, है ना। ये तो सेम ही दिख रहा होगा तुम लोगों को, इसके साथ k कैप है बाय द वे, ये सेम दिख रहा है। डायरेक्शन निकालनी हमें आती है, बस यही तो निकालना रह जाएगा, ये इस फॉर्मूला से निकाला करेंगे। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछ ले स्पीड ऑफ वेव बताओ, VW नाम दे देते हैं इसका। एक स्पीड का और भी फॉर्मूला होता है बेटे, विच इज म्यू इंटू लैम्डा। सुना कभी ऐसा? शायद केमिस्ट्री में ऐसा सुना होगा, म्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा, सुना था ऐसा? वहीं से ही आया लगभग। तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्दो दिस इज फील्ड या फिर वेव, बट फिर भी इसके पास एक पहला नहीं बेटा एप्सिलॉन नॉट है ही नहीं इसमें कहीं भी। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमसे कभी पूछ लिया गया या फिर एमसीक्यू में या एजर्शन रीजन में आ गया तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है इनके पास, ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखवाने वाला हूं मैं। अगर कोई हमसे पूछ ले फेज डिफरेंस कितना होता है, तो अभी मैंने तुम्हें डायग्राम दिखाया था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पे आ रही है तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तब ये भी मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये भी मिनिमम एंड अप टू सो ऑन। तो कौन आगे है कौन पीछे है बता सकते हो? कोई भी नहीं। इसका मतलब कोई फेज डिफरेंस पूछे तो क्या लिखेंगे? जीरो। दीज हैव जीरो फेज डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमसे कोई पूछ ले एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों ने किया होगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर का सबसे लास्ट डेरिवेशन यही था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखा कभी ऐसा फॉर्मूला आज से पहले? कैपेसिटर वाले में जब हमने किया था ना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक आता है हाफ CV स्क्वायर, लेकिन वो एनर्जी होती है। जब हम एनर्जी डेंसिटी देखते हैं ना तो ऐसा कुछ आता था। E की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो क्या बनेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस KX। मैंने तुम्हें ये ट्रिक बता रखी है पहले भी। अगर मैं एवरेज वैल्यू देखूं साइन थीटा की तो कितनी होती है? बताई थी ये ट्रिक मैंने, याद करो, सुन लो। अगर हमारे पास साइन थीटा, सबसे कम वैल्यू कितनी होती है साइन की? सोच लो वाले, 0 या -1? -1 सबसे कम वैल्यू, और सबसे ज्यादा कितनी होती है? 1। 1 और -1 के सेंटर वैल्यू या एवरेज वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब है आज के बाद कोई हमसे पूछ ले एवरेज वैल्यू, मैं एवरेज को ऐसे लिखने वाला हूं, ठीक है? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितनी होती है? 0। कॉस की कितनी होगी? तब भी 0 होनी चाहिए। बता सकते हो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? अब फिर से सोचते हैं। साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर की भी 1 होगी। 1 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। बताओ साइन स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? नहीं, साइन स्क्वायर थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे कम वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, 1 तो सबसे ज्यादा है। पहले कितनी थी साइन की? -1 से +1, बीच में 0। साइन स्क्वायर करते ही क्या चेंज हो गया? स्क्वायर करते ही ये नेगेटिव वाली तो सारी गायब हो गई ना, नेगेटिव आंसर ही नहीं आ सकता स्क्वायर करने पे, तो क्या बचा? ये सारी फ्लिप होकर इधर आ गई ना वैल्यूज।
तो बचा 0 से 1। अब बताओ 0 से 1 की एवरेज कितनी होती है? हाफ। तो ऐसे ही याद रखेंगे आज के बाद। मैंने पूछा ही नहीं था बेटे एवरेज, तुमने वैसे ही हाफ बोल दिया। अगर एनर्जी डेंसिटी कोई पूछ ले एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस कितना, बाकी सारा कुछ तो कांस्टेंट है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा की। अगर इस पूरे को थीटा मान ले हाफ, तो ये बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अगर कोई हमसे पूछ ले मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, फिर क्या बताएंगे? ये फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, विच इज अगेन 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर से तुम्हें नहीं लग रहा कि 1/2 ही तो एक्स्ट्रा आएगा, है ना? क्या बन जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ध्यान रखना, एवरेज पूछेंगे तो साइन गायब होगा, वरना नहीं। एक बार क्वेश्चन, मतलब कई बार क्वेश्चन आ रखा है, प्रूव दैट एनर्जी stored in electric field, energy density stored in electric field and magnetic field are same, is same। हमें प्रूव करना है जो अभी हमने एवरेज वर्ड भी लिखना जरूरी है, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। हमें प्रूव करना है, दो ही लाइन का प्रूव है बट आ जाता है। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एन एवरेज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। मुझे किसी तरीके से तो पहुंचना है मैग्नेटिक वाले फॉर्मूला तक। क्या कोई फॉर्मूला आज मैंने बताया ये ई नोट को बी नोट में चेंज करने का? सी इक्वल टू ई नोट बाय बी नोट। तो ई नोट क्या बन जाएगा उस हिसाब से? C इंटू बी नॉट। कोई C का फॉर्मूला भी याद है? यहां मैं लिख देता हूं। एक हमने ऑल्सो वी नो फॉर्मूला किया हुआ है C इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एक ये भी फॉर्मूला होता है, पुट कर दो इसमें। रे ऑप्टिक्स में भी देखा था हमने ये फॉर्मूला। अगर तुम्हें दोनों वैल्यूज डाल के देखोगे ना, आंसर इसका आएगा 3 × 10⁸। यहां से निकाला था हमने। तो ये बन जाएगा एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर की जगह आएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो बचेगा 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये तो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है ना? प्रूव कर दिया हम। देखो स्टेप्स तो दो ही थे इसमें मेनली, बट पूछ लिया जाता है। एक तो ये था अपने पास। तुम लोगों ने एसी चैप्टर भी किया हुआ है, वैसे उतना ज्यादा काम की नहीं है ये बात, बट ध्यान रख लोगे तो अच्छी बात है। कोई आरएमएस वैल्यू पूछ ले तो होता है E0/√2, और अगर कोई आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो वो होता है B0/√2। एसी में करी थी हमने ये बातें, तो सोचा एक बार याद दिला दूं मैं। एंड द फाइनल पीस ऑफ पजल, इंटेंसिटी। किसी ने आज से पहले वर्ड सुना है इंटेंसिटी का? कोई फॉर्मूला सुना हो? एनीवन? इंटेंसिटी का बेटे एक फॉर्मूला होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पता है एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम भी एक चीज होती है, याद करो। कोई नहीं, गलती तो होगा। एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम सुना होगा तुम लोगों ने कभी। पावर बोलते हैं उसे। तो इसका एक और भी फॉर्मूला होता है पावर डिवाइड बाय एरिया। दोनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में लाइट को समय लग रहा है ΔT, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? अगर ये सिलेंडर के एक एंड से दूसरे एंड तक लाइट को पहुंचने में टाइम लग रहा है ΔT,
फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। लेंथ या डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? सी डेल्टा टी। दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। लेट अस से एरिया ए दिया हुआ है, हमें ये निकालना। तो इंटेंसिटी अपने पास आ जाएगी। एनर्जी, एनर्जी का कोई फॉर्मूला आज हमने पढ़ा ही नहीं। हमने किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा था? एनर्जी डेंसिटी का पढ़ा हमने, एनर्जी का नहीं पढ़ा, है ना। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। वैसे एनर्जी डेंसिटी होती क्या, सुना कभी? एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? एनर्जी मिल जाएगी हमें, है ना। डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। वी आर ऑलमोस्ट डन। लेकिन दिक्कत यह है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कौन सी एनर्जी डेंसिटी होती है? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या दोनों? दोनों होती हैं। तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अभी अभी हमें कुछ देर पहले पता लगा था कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों सेम है ना। मैं थोड़ा साइड में ये पार्ट करके दिखाता हूं, फिर वापस आते हैं। विच इज, हमें अभी अभी पता लगा, अगर हम नेट एनर्जी देखना चाहें, एवरेज नेट एनर्जी, तो वो होगी इलेक्ट्रिक एवरेज प्लस मैग्नेटिक एवरेज। और हमें पता लगा कि ये दोनों तो सेम है, तो मैं इस पहले ऐसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक एवरेज, विच इज 2 टाइम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। 2 से 4 को कट करोगे तो क्या बना? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अगर आज के बाद कोई पूछ ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कितनी एनर्जी होती है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये कौन सी है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, या इसके अंदर दोनों? दोनों है इसके अंदर फिट। तो यहां पे हम एनर्जी यूज करने वाले हैं इसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्या कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? अगर हमें एरिया और लेंथ पता है तो एरिया इनटू लेंथ। लेंथ अभी अभी हमने देखा सी डेल्टा टी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। देखो चीजें तो कैंसिल हो गई। तो आज के बाद इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। सिर्फ एक सी एक्स्ट्रा आया, बाकी सब तो सेम ही है। या तो हम आज के बाद इंटेंसिटी इस फॉर्मूला से निकालेंगे, या हम इंटेंसिटी पावर बाय एरिया से निकालेंगे, एंड वी आर डन। बस इसके बाद एक वो देख लो, टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और खत्म हो चुका है चैप्टर भी। मेरे पास 3-4 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें तो आराम से करते रहना। ये देखो, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ये याद करने का ही है। अगर कोई पूछ ले कि बताओ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में कौन सी वेव यूज होती है, क्या बताओगे? रेडियो वेव्स। नाम से ही वैसे तो पता लग गया है ना। और अगर हमें रडार इफेक्ट के लिए देखना हो तो रडार में एक्सरे मर जाएंगे, सारी बर्ड्स मर जाएंगी। नहीं, माइक्रोवेव्स। और अगर हमें आई सर्जरी करनी हो तो बेटे तू या तो जलाएगा या तो उड़ाएगा, है। इंफ्रारेड से जल जाएंगी, और गामा से तो हॉस्पिटल भी उड़ जाएगा। यूवी रेस से पता खराब भी होती है आंखें। सन को घूरते रहो, खराब हो जाएंगी आंखें, और यूवी से ही सही भी होती है। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने सुना है जो हमारी बॉडी पे यूवी रेज पड़ती हैं वो यूवी रेज बी होती हैं, एक्चुअल यूवी रेज ए होती हैं जो सन से निकलती हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर से फिल्टर कर। सुनी नहीं ऐसी बात है? अगर डायरेक्टली सनलाइट हमारी हाथ पे पड़े ना तो स्किन कैंसर हो जाएगा, डीएनए तक को डैमेज कर देगा, वो इतनी खतरनाक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ट्यूमर को तोड़ने के लिए, जो कैंसर से ट्यूमर बनता है उसको ब्रेक करने के लिए, या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी यूज होती है? गामा रेज यूज होती है। लेकिन अगर कोई पूछ ले हॉस्पिटल्स में यूजुअली कौन सी यूज होती है कुछ ट्रीटमेंट के लिए, सिंपल जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो एक्सरेज, एंड अप टू सोन। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे तुम लोग। वेल्डिंग में कौन कौन सी होती है? अब ध्यान से सोचना। वेल्डिंग देखिए, हाँ, फिर बताओ क्या तुम उसे देख पाते हो? वेल्डिंग को तो विजिबल है। और क्या गर्म भी करती है वो चीज को? तो इंफ्रारेड भी है, और उसके अंदर यूवी रेस भी होती है। समझ पा रहे हो? तो वो कॉम्बिनेशन हो गया। जो रिमोट को तुम प्रेस करते हो उससे कौन सी रेस निकलती हैं? फिर से इंफ्रारेड निकलती हैं उससे। ठीक है,
तो ये सारा कुछ इसमें लिखा, पढ़ लोगे, ये इसके ओरिजिन लिखे हैं और ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ यूज हो रही हैं। गामा का नहीं लिखा, मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होंगे कि गामा में कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। हो जाएगा यहां तक एंड वी आर डन। क्वेश्चन करते हैं 3-4 और खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन अब आराम से अपनी पेज से करते हैं, कोई हमें जल्दी नहीं है। सबसे पहला करके दिखाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग along x axis is such that electric field at a time is 6.5 volt per meter J cap. Find magnetic field या find B vector। तुम लोग ये करो, छोटे छोटे से एक एक लाइन के आंसर है, तो मैं और भी लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले में कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ टाइम इज दिस। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताना कैसे निकाले, कोई फॉर्मूला बताया हो एम्पलीट्यूड निकालने का? C इक्वल टू ई नोट डिवाइड बाय बी नोट। ई नोट हमें ऑलरेडी पता है, बी नोट निकालना है, देन वी आर डन। ई नोट की वैल्यू यहां से, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, सब कुछ सही है, डायरेक्शन बता दो बस। वेव चल रही है एक्स के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई के अलोंग, तो जेड के अलोंग, बस के कैप आ जाएगा इसमें साथ। समझ आया? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। क्या चीज? तो यूनिट है ना बेटा, वोल्ट पर मीटर ना। ये क्वेश्चन करते हैं, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड ई नोट। ई नोट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? एम्पलीट्यूड। कितना दिया हुआ? ई नोट 50। अगर ई नोट दिया हुआ है तो बी नोट कैसे निकालें? तो बी नोट हो जाएगा ई नोट डिवाइड बाय सी, खुद करते रहना। और अगर हमसे बी पूछ लिया गया तो कैसे लिखेंगे? बी नोट यहां से मिल गया, बाकी सारा तो सेम ही आता है, इसका मतलब है क्या लिख, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ई नोट बाय सी। जो भी तुम यहां से निकालोगे ये सारा कुछ तो हमेशा सेम ही आता है, साथ में के कैप। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एनर्जी निकालो इन अ सिलेंडर ऑफ एरिया दिस एंड लेंथ दिस अलोंग एक्स एक्सिस। एनर्जी भी निकालनी है, कैसे निकाले? हमें तो एनर्जी डेंसिटी का पता है, फॉर्मूला एनर्जी का नहीं पता। तो एनर्जी डेंसिटी इनटू में क्या कर देंगे? वॉल्यूम। एनर्जी भी निकाली जा सकती है। एनर्जी डेंसिटी विच इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर, अभी अभी देखा था। और वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, दोनों ही दिया हुआ। ये भी हो जाएगा। इस पे आए, ये बताओ कैसे करें। एक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, ई नोट निकालना है। अगर पावर ऑफ दिस सोर्स दी हुई है 100 वोल्ट, कैसे निकालें? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नोट निकालना है, पावर दी हुई है। पावर और किसका रिलेशन पता हमें? अभी देखो, अभी कराया था। हाँ, पावर और इंटेंसिटी का पता है हमें। इंटेंसिटी और इसका पता है हमें ई नोट का, तो दोनों आपस में इक्वल रख दो। इसका मतलब है हम ये क्वेश्चन करेंगे, पावर बाय एरिया इज इक्वल टू एनर्जी ई हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नोट स्क्वायर। क्या चीज है जो हमें नहीं पता? अच्छा, एरिया बताना, क्या लिखेंगे? एक पॉइंट सोर्स 10 मीटर दूर कैसे शेप बनाएगा? स्फेयर बनाएगा। पॉइंट सोर्स एक स्फेरिकल शेप में लाइट को फेंकता है ना। तो इसका मतलब है यहां पे एरिया ऑफ स्फेयर लिख देना बस, बाकी तो सब सही है।
क्या होता है एरिया ऑफ स्फीयर? दोबारा 4πr²। बायो वाले बता रहे हैं। और शर्म है मैथ लेके? बाकी मैथ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। चला कब है बेटे? वो दिन बता मेरे को जब तेरा दिमाग चल रहा हो। ये लास्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड भी निकालनी है। तो मैंने लग रहा कुछ ज्यादा ही आसान सा क्वेश्चन। कैसे निकालें? ये रहा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसमें क्या चीज इंटेंसिटी दी हुई है, इसमें क्या चीज है जो हमें पता लगानी होती है? एप्सिलॉन नोट ऑलरेडी पता है, वो 8.85। सी भी पता है। ई नोट तो क्वेश्चन में क्या है निकालने के लिए? इंटेंसिटी दी हुई है। तो मैंने लग रहा बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना। समझ पा रहे हो जाएगा? तो यहां पे मैं हिंट लिख रहा हूं, I = हाफ एप्सिलॉन नोट सी ई नोट स्क्वायर। आई होप यहां तक चीजें समझ आई होंगी और सीख गए होंगे। नेक्स्ट टाइम हम EMI करने वाले हैं, ठीक है।